नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने इस बिल्कुल फ्री बैच को स्टार्ट किया हुआ है। इस फ्री बैच के अंदर हम वो सारे सब्जेक्ट करवा रहे हैं जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के। इन सभी सब्जेक्ट पर हम टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी हम ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसको रन कर रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी का 14वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 13 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन भाग्स को जरूर देख लीजिएगा। और ज्योग्राफी से पहले हम हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवा चुके हैं, जैसे कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इन तीनों पार्ट्स के 500 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा वहाँ पर बताया गया है। जो भी वनडे एग्जाम्स है उनके लिए तो वो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा, साथ ही इवन पीसीएस के एग्ज़ाम तक में वो बेनिफिशियल रह सकता है आपके डाटा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, अगर वो भी इस सीरीज को देख रहा है, तो मैं उस बच्चे से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आरपीएफ के अंदर जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 50 क्वेश्चनों की वजह से जीके जीएस का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो सीरीज को आप कंप्लीटली देख लेंगे तो डेफिनेटली आप 40 प्लस क्वेश्चन ईजिली जीके जीएस से ठीक कर ले जाएंगे। तो आप इस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका क्वेरी है, या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, भाग 14वां है और भारत का भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम देख लेते हैं, सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है सतलुज नदी की कुल लंबाई पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। 1140 किलोमीटर है, 1250 किलोमीटर है, 1890 किलोमीटर है, या फिर 1500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा, सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर है। आइए हम देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकशसाल हिमनद से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोगचेन खंबाव है। तो इतनी जानकारी आपको सतलुज नदी के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है, और इसकी कितनी लंबाई है, 720 किलोमीटर, 880 किलोमीटर, 950 किलोमीटर, या फिर 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कोसी नदी है नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया, एडन नहर को दामोदर नदी से कब निकाला गया था। मतलब जो एडन नहर है इसको किस नदी से निकाला गया था, तो दामोदर नदी से एडन नहर को निकाला गया था। और कब निकाला गया था, 1928 में निकाला गया था, 1917 में निकाला गया था, 1938 में निकाला गया था, या फिर 1957 में निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एडन नहर को दामोदर नदी से 1938 में निकाला गया था। एडन नहर 1938 में दामोदर से निकाली गई थी। नहर की लंबाई लगभग 54 किलोमीटर लंबी है। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है एडन नहर के बारे में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, विद्यावती के नाम से किस नदी को जाना जाता है। यहाँ पे विद्यावती होगा, विद्यावती के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो क्या रामगंगा नदी को जाना जाता है, सरस्वती नदी को जाना जाता है, हंगरी नदी को जाना जाता है, या फिर गंगा नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हंगरी नदी को विद्यावती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, झेलम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, चोराबाड़ी ताल, गोमुख ताल, बेरीनाग झील, या फिर गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये बेरीनाग झरना से निकलती है। जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है, बेरीनाग झरना से निकलती है। झेलम का उद्गम
भारत में जम्मू कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग ज़िले में बेरी नाग नामक पानी के चश्मे में होता है और इसका अंत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झंग ज़िले में त्रिमू नामक स्थान पर झेलम सिंधु नदी की एक प्रमुख उपनदी है। तो इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो झेलम नदी है किसकी उपनदी है? सिंधु नदी की एक प्रमुख उपनदी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो है वो किस शहर नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे या फिर सतलुज नदी के किनारे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा नदी, लोहित नदी, कृष्णा नदी या फिर शिप्रा नदी। तो कौन सी है इनमें से झेलम की सहायक नदी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो किशनगंगा नदी है यही झेलम की सहायक नदी है। तो ये आप सहायक नदियाँ भी जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। झेलम की नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया भारत की किस नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है? तो किस नदी को भारत की नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है? सतलुज नदी को, किशनगंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को या फिर चिनाब नदी को। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो भारत की किशनगंगा नदी है इसी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया किस नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसे काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है? माही नदी, लोहित नदी, महानदी या फिर शोक नदी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो शोक नदी है इसी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि जास्कर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार भाग में होता है। जास्कर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो जास्कर नदी का उद्गम स्थल आपने देख लिया है, हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य में होता है जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार भाग से होता है। जास्कर नदी की कुल लंबाई पूछी गई है, क्या 350 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है या फिर 585 किलोमीटर है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो जास्कर नदी है इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है सिप्ती नदी कहाँ से निकलती है? जो ये सिप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है? कुंजुम दर्रे से निकलती है, काराकोरम दर्रे से निकलती है, पीर पंजाल दर्रे से निकलती है या फिर शिपकिले दर्रे से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कुंजुम दर्रे से। कुंजुम दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 4590 मीटर है। कुंजुम माता यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, मतलब कि वहाँ की देवी है। तो इतनी जानकारी आपको सिप्ती नदी के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया डैश नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। तो कौन सी नदी है? खारी नदी, मीठी नदी, साबरमती नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो मीठी नदी है यही मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, काली नदी की, गंडक नदी की या फिर कोसी नदी की? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद मैं बता देता हूँ जो तेल नदी है भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बहने वाली 296 किलोमीटर लंबी यह एक नदी है। इसका अधिकांश भाग ओडिशा में है और इसका कुछ अंश दोनों राज्यों की सीमा पर निर्धारित करता है। तेल नदी महानदी की उपनदी है और उसमें सुवर्णपुर के समीप विलय हो जाती है।
तो इतनी जानकारी आपको तेल नदी के बारे में होनी चाहिए। तेल नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया बिस्ट दोआब किन दो नदियों के मध्य है। तो बिस्ट दोआब किन दो नदियों के मध्य है? व्यास तथा सतलुज, यमुना तथा गंगा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, या फिर नर्मदा तथा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो बिस्ट दोआब है ये किन नदियों के मध्य स्थित है? व्यास तथा सतलुज के मध्य स्थित है। मैं दोआब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोआब शब्द का अर्थ है, दोआब शब्द का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच के भूमि। तो मतलब ये मान लीजिएगा ये एक, माफ़ कीजिएगा, तो मान लीजिएगा ये एक नदी है और ये एक नदी है, इनके बीच की जो भूमि है इसी को दोआब बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में है। मतलब ये एक नाम है दोआब का, बारी दोआब, यह किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सरस्वती तथा व्यास, कृष्णा तथा कावेरी, माही तथा महानदी, रावी तथा व्यास। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रावी तथा व्यास नदी के बीच में जो भूमि है उसी को बारी दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। 16 में कहा गया रचना दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो आइए रचना दोआब को भी देख लेते हैं। माही तथा सुवर्ण रेखा के मध्य है, दामोदर तथा शिप्रा नदी के मध्य है, रावी तथा चिनाब के मध्य है, या फिर कालिंदी तथा रामगंगा नदी के मध्य है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रावी तथा चिनाब जो नदियां हैं इन्हीं के बीच में जो दोआब पड़ता है, यानी कि भूमि पड़ती है जिसको दोआब बोला जाता है, उसी को रचना दोआब बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया चाज दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो चाज दोआब देख लेते हैं। घाघरा तथा महानंदी के मध्य स्थित है, चिनाब तथा झेलम नदी के मध्य स्थित है, ब्रह्मपुत्र तथा पद्मा नदी के मध्य स्थित है, या फिर बेतवा तथा सरयू नदी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेनाब तथा झेलम नदी के बीच में जो दोआब है उसी को चाज दोआब बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहा गया उत्तराखंड राज्य किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि उत्तराखंड राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भागीरथी नदी, विनोद नदी, ताप्ती नदी, या फिर उज्ज नदी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो उत्तराखंड राज्य है ये भागीरथी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना आदि शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने एक ही जगह सारे शहरों को एक साथ लिख दिया गया है जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। तो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर आदि किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? यमुना, गंगा, सरस्वती, या फिर कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सभी जो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी है ये गंगा नदी के किनारे में बसे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? पेरियार, गंगा, लोहित, या फिर यमुना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी शहर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि शहर है जो है ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। क्या धनसरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिया नदी के किनारे बसा हुआ है, भरेली नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो हैदराबाद शहर है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है। यह हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों में उत्पन्न होती है। यह हैदराबाद में बहती हुई उसे दो भागों में नया और पुराना शहर में विभाजित करती है। मतलब ये जो मूसी नदी है हैदराबाद को दो शहरों में विभाजित कर देती है, पुराना शहर और नया शहर। हिमायत सागर और उस्मान सागर नदी पर बनाया गया बांध है उसके बाद जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो ये इतनी जानकारी आपको रखनी है। हिमायत सागर और उस्मान सागर इसी नदी यानी कि मूसी नदी पर बनाए गए बांध है जिससे हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो इतनी जानकारी आपको हैदराबाद शहर और मूसी नदी के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है या फिर अवस्थित है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, व्यास नदी के किनारे अवस्थित है, सिप्ती नदी के किनारे अवस्थित है या फिर बसपा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। गोमती नदी राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से आरंभ होती है। 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप गंगा में विलय हो जाती है। तो इतनी जानकारी आपको लखनऊ शहर और गोमती नदी के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है, गंडक नदी के किनारे अवस्थित है, कोसी नदी के किनारे अवस्थित है या फिर सोन नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जमशेदपुर जो है ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। तो स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है आपको ये भी बता दिया मैंने। रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर किस नदी के किनारे स्थित है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले जो हम पार्ट कर चुके हैं ज्योग्राफी के उनमें भी आ चुका है। आपने अगर पहले पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बरेली नगर है किस नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा, रामगंगा, सरस्वती या फिर कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो उत्तर प्रदेश का बरेली नगर है ये रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या नगर आप जानते ही होंगे, अयोध्या कितना ट्रेंडिंग में चला हुआ है आजकल, जहाँ पे राम मंदिर बनवाया है। तो खैर वो अलग बात है। अयोध्या नगर पे हम फोकस करते हैं किस नदी के किनारे अवस्थित है। सरयू नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे या फिर केन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो अयोध्या नगर है ये सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। सरयू नदी जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली एक नदी है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में उत्पन्न होती है। तो इतनी जानकारी आपको अयोध्या नगर और सरयू नदी के बारे में होनी चाहिए। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। ये हमारे सोशल आइकन्स है जिससे आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब पर अगर स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि डेली अपडेट्स हम उस पर देते रहते हैं। जैसे कि अपडेट किसी भी टाइप से हो सकता है, नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो गया या फिर रिजल्ट से रिलेटेड हो गया। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी हमारे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो टेलीग्राम चैनल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको तो आपको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा क्योंकि t.me/study for public service commission नाम से है। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी अभी करंट में सीरीज चल रही है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, इसकी PDF बिल्कुल फ्री में इसी टेलीग्राम पर दी जाएगी। और अभी कुछ टाइम के बाद हम RPF के जो पीछे PYQ हुए थे, मतलब जो पीछे एग्ज़ाम हुए थे 2018-19 में एग्ज़ाम हुए थे, उनकी 17 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए गए थे। उन शिफ्ट के सारे एक्यूरेट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनका PYQ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी भी PDF आपको बिल्कुल फ्री में इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी में आपका जो है फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।